मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम लोग पेपर नंबर 14 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं क्या पहला करके कि 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में दस्तक क्या था? क्या दस्तक, क्या देख रहे हैं? दस्तक क्या था? ठीक है, हस्ताक्षर था, भूमि दस्तावेज था, व्यापार परमिट था, वस्त्रों पर क्या कर था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? सी सही है, जो व्यापार परमिट हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उनको क्या देते थे? यहाँ पे जो राजा लोग थे, ठीक, प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, ठीक, राजा रजवाड़े शासक, ठीक है, वो उनको क्या कहते थे? ठीक है, इनको दोस्तों यहाँ पे दस्तक देते थे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे फ्री ट्रेड लाइसेंस, क्या फ्री ट्रेड लाइसेंस, क्या फ्री ट्रेड, ठीक है, ट्रेड लाइसेंस। ये दोस्तों क्या होता है? फ्री ट्रेड लाइसेंस का मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पे जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इनको दोस्तों यहाँ पे उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पे क्या था? जो दस्तक था दोस्तों, क्या था? ये परमिट था, व्यापार परमिट हुआ करता था दोस्तों, जो कि क्या करता था? यहाँ पे प्रिंस स्टेट के राजा, ठीक है, अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे। तो मेरे पास तो ये लोग क्या करते थे? दस्तक का दुरुपयोग करते थे। क्या करते थे? दस्तक का दुरुपयोग करते थे। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान दस्तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए दोस्तों विशेष परमिट थे। ठीक है, इन परमिटों से दोस्तों आप देखेंगे कंपनी को बिना सीमा शुल्क या अन्य स्थानीय कर चुका है दोस्तों वस्तुओं के व्यापार करने की अनुमति मिल जाती थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देते थे। ठीक है दोस्तों, जबकि इंडियंस के यहाँ पे गुड्स को क्या लग जाता था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाता था, जिसकी वजह से जो भारतीय सामान थे, जो भारतीय लोग व्यापारी थे, उनका सामान महंगा बिकता था। ये लोग दोस्तों यहाँ पे टैक्सेस से बच जाते थे, तो ये सामान सस्ता सामान बेचते थे। तो मेरे पास तो यहाँ पे क्या होता था? इनका सामान ज़्यादा बिकता था, तो इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा था? एक मोनोपोली भी क्रिएट कर रखा था। ठीक है, तो मेरे पास तो आपको समझ में आ गया होगा कि दस्तक क्या है। ठीक है, यहाँ पे टू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टू कह रखा है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, राजा द्वारा, किसके द्वारा? राजा द्वारा अपने विद्यार्थियों के लाभ के लिए दोस्तों व्यवस्थित संगीत नोटों के समूह वाले संगीत शिलालेख के स्थान, ठीक है, संगीत शिलालेख के स्थान का नाम बताइए। ठीक है, नाम बताइए दोस्तों। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है? डी सही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे डी से दिख रहा है। ठीक है, कुदू मियाँ मलाई, क्या कुदू मियाँ मलाई, ये क्या है? ठीक है, कुदू मियाँ मलाई संगीत शिलालेख का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेष है, जो कि 7वीं से लेकर के 8वीं शताब्दी ईस्वी के, ठीक है, का है। और इसमें देखेंगे दोस्तों, जिससे संगीत के स्वर नोट संकेत होते हैं। क्या बोलते हैं? संगीत के स्वर दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे पास आप यहाँ देख रहे हैं जो संगीत के स्वर है, ठीक है, संगीत के नोट कह लो, उनको स्वर कह लो दोस्तों, कहाँ से मिले दोस्तों? आप देखेंगे कहाँ से? कुदू मियाँ मलाई, कहाँ से? कुदू मियाँ मलाई से। ठीक है, फिर अब दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है, क्या रखा है कि राय गज केसरी, क्या राय गज केसरी, और दूसरे यहाँ पर दिख रहा है दया गज केसरी, क्या दया गज केसरी की उपाधि निम्नलिखित से किस राजवंश से जुड़ी हुई है? क्या किस राजवंश से जुड़ी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है। 3 को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है सी से। ठीक है दोस्तों, किससे जुड़ी है? गजपति से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? गजपति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं 4 क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं, उस लड़ाई का नाम बताइए। क्या यहाँ पे दिख रहा है? उस लड़ाई का नाम बताइए, ठीक है, जिससे त्रावणकोर के राजा 1741 में, ठीक है, डचों को हराया था। क्या था? डचों को हराया था। दोस्तों हम देख रहे हैं कोलाचीर की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? कोलाचीर की लड़ाई। ये लड़ाई दोस्तों देख रहे हैं 1741 के त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, क्या मार्तंड वर्मा, और दिख रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? डच। ठीक है, किसके बीच में दोस्तों? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें दोस्तों आप देख रहे हैं डचों की दोस्तों यहाँ पे क्या हुई थी? बुरी तरीके से हार हुई थी। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कौन सा? कोलाचीर। क्या कोलाचीर की लड़ाई दोस्तों? कौन? त्रावणकोर के राजा 1741 में। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है कि सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी के किस सदस्य ने, ठीक है, किस सदस्य ने 1914, क्या 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? क्या की थी? क्वेश्चन दोस्तों कह रखा है 1914 में, क्या 1900, ठीक है, देख रहे हैं 1914 में, ठीक है, इलाहाबाद में, कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है, क्या की दोस्तों? सेवा समिति। क्या याद रखना? सेवा समिति, सेवा समिति की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देखेंगे किसने की थी? क्या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के किस सदस्य ने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 5 यहाँ देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। क्या एच.एन. कुंजरू, क्या एच.एन. कुंजरू, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू ने दोस्तों यहाँ पे की थी। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के क्या थे? एक प्रमुख सदस्य थे। किसके थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे। आप देखेंगे 1914 में इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज में दोस्तों आप देखेंगे सेवा समिति की स्थापना की थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सेवाओं और राहत कार्यों को दोस्तों क्या करना था? यहाँ पे संलग्न करना था, संलग्न करना था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सेवा समिति की स्थापना किसने की दोस्तों? हृदयनाथ कुंजरू ने की। कहाँ पे की? इलाहाबाद में की। ठीक है, कब की? 1914 में की। ये किसके सदस्य थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 6 करका है, करेक्ट, कुषाण शासकों द्वारा, ठीक, प्रक्षेपित रिश्तेदार, क्या प्रक्षेपित रिश्तेदारी की धारणा, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दोस्तों सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डी। क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है डी। ठीक है, सिक्के और मूर्ति कला। क्या सिक्के और मूर्ति कला मतलब कॉइन्स और दोस्तों स्कल्पचर माना जाता है। कुषाण अक्सर अपने सिक्कों और मूर्तियों पर स्वयं और अपनी वंशावली का चित्रित करते थे। क्या करते थे? अपनी वंशावली को चित्रित करते थे। उनके उनके दैवी, क्या दैवी संबंधों और वंशवादी वैधता पर जोर दिया जाता था। किसमें? वंशवादी देवता। ठीक है दोस्तों, वंशवादी वैधता पर क्या करते थे ये लोग? ज़्यादा बल देते थे। ठीक है, आप देखेंगे तो जो रिश्तेदारी की उनकी अवधारणाओं को दोस्तों आप देखेंगे प्रभावी ढंग से, क्या प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता था। जबकि अन्य विकल्पों में भी दोस्तों आप देखेंगे इनकी भूमिका सिक्कों और कला के, ठीक है, दृश्य से प्रमाणित करती है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि ये लोग क्या करते थे? कुषाण शासक, कौन सा शासक? कुषाण शासक, ठीक है, द्वारा प्रक्षेपित रिश्तेदारी, क्या प्रक्षेपित रिश्तेदारी
मंसादारी की जो धारणा है, ठीक है दोस्तों, इसका इंडिकेशन कहाँ से मिलता है? आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सिक्कों और मूर्तिकला से। ठीक है दोस्तों, ये लोग क्या करते थे सिक्के पर, ठीक है, अपने और अपने यहाँ पे वंशों के बारे में, ठीक है, क्या करते थे यहाँ पर उसका उल्लेख करते थे। ठीक है, और दोस्तों वहाँ पे आप देखेंगे इनके बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती। ठीक है, कुषाण शासक अक्सर सिक्कों और मूर्ति पर स्वयं को और अपनी वंशावली को चित्रित करते थे। किसको करते थे? स्वयं को और अपनी वंशावली, मतलब आने वाली जनरेशन को क्या करते थे? इंडिकेट करते थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रखा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में, ठीक है, कोया और कोंडा, क्या कोया और कोंडा आदिवासी प्रमुखों ने, ठीक है, मनसबदारी परिवार के स्थानीय अधिपति के खिलाफ विद्रोह किया था? क्या कोया और कोंडा, याद रखना, कोया और कोंडा, क्या कोया और कोंडा, ठीक है, याद रखेंगे, कोया एंड कोंडा, ठीक है, कोया एंड कोंडा, याद रखना, कोया और कोंडा के खिलाफ दोस्तों क्या किया था? इन्होंने विद्रोह किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन कर रखा है कि रंपा विद्रोह, गुडेम विद्रोह, रंपा विद्रोह, ठीक है, तो आप देख रहे हैं तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। ठीक है, याद रखना आप दोस्तों। ठीक है, इस विद्रोह में कोया और कोंडा आदिवासी प्रमुख दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मनसबदारी परिवार के स्थानीय अधिपतियों के खिलाफ दोस्तों क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपने देख रहे हैं 8 कर रखा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित से किसके द्वारा संपन्न हुआ था? मतलब कौन सी संधि, कौन सी ट्रीटी हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, साल बाई की संधि से दोस्तों क्या हुआ था? यहाँ पे समाप्त हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, क्या फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किससे दोस्तों समाप्त हुआ था? यहाँ पे साल बाई की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं दोस्तों, कोया और मुंडा, क्या कोया और कोंडा आदिवासी प्रमुखों में से मनसबदारी परिवार में स्थानीय अधिपति के खिलाफ दोस्तों विद्रोह किया था। कौन सा दोस्तों आप देख रहे हैं? रंपा विद्रोह। क्या रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। आप दोस्तों देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारत में थेरिस, क्या थेरिस के रूप में निरूपित किया जाता था? दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के, ठीक, बौद्ध धर्म में एल्डर नन को, क्या एल्डर नन को किया जाता था? इसको क्या था? एल्डर नन को। बौद्ध धर्म में एल्डर नन को दोस्तों क्या बोलते थे? थेरिस। दोस्तों थेरवाद दोस्तों इनका एक कॉन्सेप्ट था। क्या था? थेरवाद दोस्तों यहाँ पे शाखा की क्या होती है? स्थापना होती है दोस्तों। उनको क्या होते थे? बौद्ध धर्म में एल्डर नन, क्या बोलते थे? एल्डर नन, जो ओल्ड लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो प्राचीन एल्डर मतलब जो वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोगों में, ठीक है, उसी उन्होंने दोस्तों क्या किया था? यहाँ पे थेरवाद की क्या की थी? यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लेकर गए थे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं थेरवादी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 करके कि निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस को एक राजनीतिक संगठन के रूप में भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा उसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? ठीक है, तो मेरे पास आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा किया था। क्या किया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में, क्या राजनीतिक दल के रूप में, और भंग करने, क्या भंग करने और एक सामाजिक सेवा संगठन, ठीक है, मतलब एक लोक सेवक संघ में बदलने का सुझाव दिया था। ठीक है, उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया था। क्या मतलब कांग्रेस का जो अल्टीमेट गोल था, जिसका दोस्तों गठन 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था, उसका गोल यही था कि हमें क्या करना है? स्वराज की प्राप्ति करना है। तो वो क्या हो चुका था? पूरा हो चुका था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कह रहे थे कि इसका नाम बदल दो, आप क्या कर दो? इसका नाम बदल करके लोक सेवक संघ रख दो। क्या लिख दो? लोक सेवक संघ रख दो। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी, ये वक्तव्य किसका था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं, क्या रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। इंडियन नेशनल आर्मी, क्या इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के सुभाष चंद्र बोस, क्या इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या रखा है कि जापानी शिविर में, ठीक है, युद्ध, ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है? क्या रखा है कि जापानी शिविर में युद्ध के भारतीय कैदियों से, ठीक है, बड़ी संख्या में सैनिकों की क्या होगी? भर्ती होती है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा प्रिजनर ऑफ वार, क्या प्रिजनर ऑफ वार, प्रिजनर ऑफ वार क्या होते हैं? ठीक है, युद्ध करते करते, ठीक, जब कोई सैनिक किसी दूसरे देश की सीमा में चला जाता है या फिर युद्ध समाप्ति के पश्चात या युद्ध हार जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, जो हारी हुई टुकड़ी होती है दोस्तों, उनके जो कैदी होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखेंगे जापानी शिविर में, ठीक है, जापानी शिविर में युद्ध के, ठीक है, भारतीय कैदियों से बड़ी संख्या में क्या हुई? सैनिकों की भर्ती हुई दोस्तों। जब यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का क्या कर रहे थे? गठन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो शिविर में रहने वाले जो प्रिजनर ऑफ वार थे, ठीक है दोस्तों, उनको यहाँ पे क्या किया? बड़ी संख्या में क्या किया जाएगा? ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी में क्या किया गया? भर्ती किया गया दोस्तों। ये वक्तव्य अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 रखा है कि झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी का क्या किया गया? परिचय दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देते हैं। रखा है कि कथन 1 क्या रखा है? सुभाष चंद्र बोस ने वास्तव में जापानी शिविरों में, ठीक है, युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती किया था। ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2 क्या रखा है कि इंडियन नेशनल आर्मी में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, क्या रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर दोस्तों देखेंगे एक महिला रेजिमेंट, क्या एक विमेन रेजिमेंट दोस्तों यहाँ पे क्या की थी? बनाई गई थी। ठीक है, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, क्या रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बनाई गई दोस्तों। आप देखेंगे जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कौन कर रही थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी। याद रखना दोस्तों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। ठीक है, तो मेरे पास तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कथन दोनों ही क्या सही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदी जीवन पुस्तक, कौन सी पुस्तक? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ सान्याल।
क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या बिल्कुल ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने दोस्तों जो बंदी जीवन पुस्तक लिखी हुई थी, जिससे होता है क्या दोस्तों, आप देखेंगे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियां क्या जो क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का क्या था, स्रोत था, क्या था यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पे क्या था, एक मुख्य प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था सचिन नाथ सान्याल की पुस्तक, कौन सी यहाँ पे बंदी जीवन, कौन सी बंदी जीवन, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा है, गुलबर्गा, क्या गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच में, कहाँ पे, विजयनगर हम्पी के बीच में आप देखेंगे क्षेत्रों में, ठीक है, कौन सी दो नदियाँ बहती हैं, कौन सी दो नदियाँ बहती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी। दोस्तों आपने यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे गुलबर्गा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलबुर्गी, क्या बोलते हैं कलबुर्गी, और विजयनगर दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, विजयनगर जो हम्पी दोस्तों यहाँ पे है वो कहाँ पे है, हम्पी टेम्पल कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से दोस्तों आप देखेंगे कृष्णा नदी और यहाँ पे उसकी सहायक नदी कौन सी, तुंगभद्रा नदी के बेसिन में आ जाते हैं, क्या कृष्णा नदी बह रही है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी बह रही है, उसके बीच के दोस्तों क्षेत्र में क्या हो जाता है, यहाँ पे गुलबर्गा और विजयनगर के हम्पी क्षेत्र दोस्तों क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कृष्णा और तुंगभद्रा, दोस्तों तुंगभद्रा क्या है, कृष्णा की क्या है, सहायक नदी, ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है, भक्ति, क्या भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले निम्नलिखित युग्मों में कौन सा यहाँ पे सही मिलान नहीं करता है, क्या ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा है, निगेटिव में पूछा गया है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या रखा है, सगुना, निर्गुण, अलवर, नयनार। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में, क्या क्या सगुण भक्ति के जो है लोग थे दोस्तों, उनको बोलते हैं देवताओं में विश्वास विशेषता के साथ, क्या देवताओं में विश्वास विशेषताओं के साथ में दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही करण है, क्या है दोस्तों, जो सगुण भक्ति के लोग हैं वो देवताओं में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, क्या करते हैं, देवताओं में विश्वास विशेषताओं के साथ होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ के निर्गुण भक्ति के जो लोग हैं दोस्तों क्या रखा है कि देवताओं में विश्वास विशेषताओं के बिना, मतलब बिना दोस्तों देवताओं में विश्वास रखना, ठीक है। यह भी दोस्तों यहाँ पे कथन सही है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार और विशेषताओं से परे माना जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे निर्गुण जो भक्ति के लोग हैं, सगुण भक्ति में दोस्तों क्या है, ईश्वर में विश्वास माना जाता है, निर्गुण भक्ति में दोस्तों यहाँ पे क्या, देवताओं में विश्वास विशेषताओं के बिना, विश्वास विशेषताओं के बिना, मतलब निर्गुण भक्ति के लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो ईश्वर है वो निरंकार है, क्या है, निरंकार है, ठीक है। ये चीज आप अपने दिमाग में रखेंगे सगुण भक्ति के बारे में और निर्गुण भक्ति के बारे में। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अलवर, क्या मेरे प्यारे साथियों, इसके ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे अलवर के बारे में क्या रखा है कि इनका जो विश्वास था उन्होंने क्या किया, शक्ति की भक्ति, क्या शक्ति की भक्ति, दोस्तों ये कथन गलत है, क्या शक्ति की भक्ति का कथन क्या है, गलत है। जो अलवर संत होते हैं दोस्तों क्या विष्णु के उपासक होते हैं, क्या होते हैं, विष्णु के उपासक होते हैं, या फिर विष्णु के बहुत सारे अवतार होते हैं, क्या होते हैं, विष्णु के बहुत सारे अवतार होते हैं दोस्तों, उनके क्या होते हैं दोस्तों, भक्त हैं, ठीक है, ना कि दोस्तों आप देखेंगे शक्ति की देवी, क्या ना कि दोस्तों आप देखेंगे शक्ति की देवी। शक्ति की भक्ति दोस्तों जो है वो कॉन्सेप्ट किसका है, शैव संप्रदाय का, किसका है, शैव संप्रदाय का है, ना कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे संत से विष्णु के, ना कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे विष्णु के उपासकों का है, ठीक है। शक्ति की भक्ति का जो कॉन्सेप्ट दोस्तों किसका, शैव संप्रदाय का है, ठीक है, ना कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे विश्वास शक्ति की भक्ति का कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अलवर संत दोस्तों किसके हैं, विष्णु के उपासक है, याद रखना, जो अलवर संत होते हैं दोस्तों किसके उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं नयनार, किसके बारे में देख रहे हैं, नयनार, ठीक है। दोस्तों इनका विश्वास क्या था, नयनार में विश्वास किया शिव की शक्ति, क्या शिव की भक्ति, यह सही है दोस्तों, ठीक है। नयनार संत दोस्तों आप देखेंगे भगवान शिव के भक्त थे, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या सीखा, जो अलवर संत हैं दोस्तों, ठीक है, जो अलवर संत हैं दोस्तों किसके उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं, किसके उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं। जो नयनार हैं दोस्तों किसके उपासक है, शिव के उपासक है, किसके उपासक है, शिव के उपासक। दोस्तों ये सारी बात अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक, कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है। सगुण का मतलब क्या है, देवताओं में विश्वास करना, निर्गुण का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, कि देवताओं में विश्वास न करना और देवताओं को कंसीडर करना कि वो क्या है, निरंकार है। और अलवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अलवर का मतलब होता है कि विष्णु के उपासक हैं, ठीक है। और दोस्तों भक्ति की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों किसका है, शैव संप्रदाय का है। इसका मतलब क्या, जो नयनार संत होते हैं दोस्तों उनका कॉन्सेप्ट है, ना कि दोस्तों अलवर संत का है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए और चीजों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, 1937 क्या 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन दो प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभर पाई थी, क्या नहीं उभर पाई थी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो आपको दोस्तों पता होगा जो पंजाब और सिंध का जो प्रांत है, क्या पंजाब और सिंध का जो प्रांत है दोस्तों मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र था, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों 1937 में प्रांतीय चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजाब और सिंध में बहुमत हासिल करने या बड़ी संख्या में दोस्तों, ठीक है, या बड़ी पार्टी के रूप में उभरने में क्या रहा दोस्तों, ये विफल रही थी, क्या रही थी, विफल रही थी। दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे उस टाइम क्या था, मुस्लिम दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है, क्या मुस्लिम लीग, और दोस्तों आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, क्या मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, सेपरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड पकड़े हुए थे दोस्तों। इन्होंने क्या रखा था, मुस्लिमों को बिल्कुल सेपरेट रखा था, क्या मुस्लिमों को दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट करने में दोस्तों बहुत अलग, मतलब क्या रखे कि विभाजन वाली यहाँ पे उन्होंने स्थिति बना रखी थी, ठीक है, आपस में अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को दोस्तों बहुत बहला रखा था इन लोगों ने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ईस्टर्न बांग्लादेश था, क्या था, जो ईस्टर्न बांग्लादेश, ठीक है, आज का जो बांग्लादेश था दोस्तों उसको हम लोग बोलते थे ईस्टर्न बंगाल, क्या बोलते थे, ईस्टर्न बंगाल बोलते थे, ठीक है। जब लॉर्ड कर्जन ने भी दोस्तों 1905 में जब किया गया था इसको विभाजित किया था, तो आपने देखा था, ठीक है, कि इन्होंने बंगाल के क्षेत्र को दोस्तों ऐसे विभाजित किया था, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी बंगाल था दोस्तों यहाँ पे कौन रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, कौन रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, जो कि क्या होता है, रिच हुआ करते थे, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो पूर्वी बंगाल था दोस्तों यहाँ पे कौन रहते थे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फार्मर रहते थे, कौन रहते थे, फार्मर रहते थे, जो कि क्या होते थे, पुअर रहते थे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो लैंडलॉर्ड होगा, अमीर होगा, फार्मर क्या होंगे,
एज कंपेरेटिवली, ठीक है। आप देखेंगे गरीबी होंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दोस्तों यहाँ पे क्या होते हैं, वीक हुआ करते थे। तो दोस्तों उसी टाइम यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, उसी टाइम आप देखेंगे 1906 में दोस्तों क्या मुस्लिम लीग का गठन होता है। जो कमजोर था उसका साथ दे दो दोस्तों, उसको मोरल अप कर दो, ठीक है। यही अंग्रेजों का यहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट था, डिवाइड एंड रूल। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि जो ईस्टर्न बंगाल था दोस्तों वो क्या था, आज दोस्तों आप जो बांग्लादेश देख रहे हो ना, आज भी दोस्तों आप बांग्लादेश में देखेंगे तो मेजोरिटी में दोस्तों आपको मुस्लिम कम्युनिटी दिखेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों से क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। क्या आपको क्लैरिटी आई कि आप देखेंगे कि जो 1937 का दोस्तों जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, तो आप यहाँ देखेंगे किन प्रांतों में, क्या किन प्रांतों में इंटरनेशनल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी ग्रुप में नहीं उभर पाई थी। तो मेरे पास कौन सा होगा, पंजाब और सिंध के रीजन में, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा रीजन था, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ठीक है। तो मेरे पास आप यहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं ऐसा भी हुआ था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी, क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है। मुस्लिम लीग को दोस्तों क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। फिर भी यहाँ पे पंजाब सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, अच्छी जगह से अच्छी पार्टी दोस्तों अच्छी सीटों के साथ क्या किया था, यहाँ पे क्लियर किया था, ठीक है। फिर लोग लेकिन दोस्तों होता क्या है, आगे चल करके दोस्तों ये 1937 का चुनाव क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, ठीक है। सारी चीज़ों को डिजॉल्व कर दिया था, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है, शिवाजी के प्रशासनिक उपायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखेंगे ऑप्शन नंबर में रखा है कि अष्टप्रधान, क्या 8 मंत्रियों की योजना पूरी की गई थी, ठीक है। 8 मंत्रियों की योजना क्या हुई थी, पूरी हो गई थी। और शिवाजी के राज्याभिषेक के समय नियमों और कर्तव्यों को ठीक से परिभाषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है कि शिवाजी ने फारसी के स्थान पर मराठी की शुरुआत की और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए संस्कृत तकनीकी शब्दों को गढ़ा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूरा तरीके से आप देखेंगे फैक्ट के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन किसके ऊपर बना हुआ है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कथन नंबर 1 क्या रखा है कि शिवाजी के बारे में दोस्तों देख रहे हैं, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान व्यवस्था थी। दोस्तों आपको मैंने कई बार लाइव सेशन में हर जगह में बताता रहता हूँ शिवाजी के बारे में कि इनके अष्टप्रधान व्यवस्था में कौन कौन से यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। राजा को क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने ऑलरेडी सब बता रखा है, ठीक है। दोस्तों इनके अष्टप्रधान में देखेंगे दोस्तों 8 मंत्रियों का क्या होता था, एक परिषद होता था। इनके यहाँ पे 8 मिनिस्टर का क्या होता था, एक काउंसिल होता था, ठीक है। यह योजना पूरी तरह से आप देखेंगे स्थापित थी और प्रत्येक मंत्री के नियम और कर्तव्य शिवाजी के राज्याभिषेक तक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिए गए। दोस्तों ये कथन क्या था, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कथन 2 में देखेंगे शिवाजी ने अपने प्रशासन में फारसी भाषा के प्रभुत्व को कम किया, फारसी भाषा के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास किया और इसके स्थान पर मराठी को बढ़ावा दिया। दोस्तों फारसी भाषा दोस्तों आपको पता होगा ये मुगल लोग ज़्यादा उपयोग करते थे, क्या करते थे, वो हर एक किताब को दोस्तों किसमें कन्वर्ट कराते थे, दोस्तों फारसी भाषा में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। बहुत सारे अपने मेडिवल टाइम पीरियड में, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में दोस्तों बहुत सारी आपने देखा होगा, भगवद गीता को उन्होंने बताया, कन्वर्ट कराया, रजमनामा लिखवाया, ठीक है। बहुत सारी किताबों को उन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट कराया फारसी भाषा में। तो मेरे पास तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जो फारसी भाषा थी, और दोस्तों मुगलों की दोस्तों लड़ाई चलाई करती थी शिवाजी के साथ में, तो आप इससे रिलेट कर लो कि फारसी भाषा दोस्तों ये ऑब्वियस बात है, फारसी भाषा को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, और मराठी दोस्तों ये मराठा रीजन से दोस्तों मराठी रीजन को दोस्तों क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, उसके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियस बात दोस्तों मराठी को क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों के लिए दोस्तों संस्कृत से कई तकनीकी शब्दों को भी अपनाया और गढ़ा ताकि स्थानीय भाषा को दोस्तों मजबूत किया जा सके। कथन 2 भी सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका सी जाएगा। अभी मैं इसको ऊपर करूंगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख लेना। तो मेरे पास तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका सी सही जाएगा। तो मेरे पास तो आई होप आपको इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनियो, ठीक है, दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। आप दोस्तों देखोगे कि पेपर जब आप दे रहे होगे तो आपको अपने पढ़ने से ज़्यादा आपको मेरी बातें दिमाग में ज़्यादा चल रही होंगी कि सर ने क्या बताया था। सर ने बताया था कि जो अष्टप्रधान व्यवस्था थी जिसमें 8 मंत्रियों का क्या हुआ था, कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अपने मंत्रियों के कर्तव्यों को दोस्तों अच्छी तरीके से सुपरिभाषित कर दिया गया था उस टाइम तक, ठीक है, शिवाजी के राज्याभिषेक तक, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, फारसी के स्थान पर फारसी भाषा के स्थान पर उन्होंने क्या किया था, मराठी भाषा को दोस्तों क्या किया था, बढ़ावा दिया था। और उसमें आप देखेंगे संस्कृत के शब्दों को क्या किया था, यहाँ पे एड ऑन करने की कोशिश की थी। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों अभी 15 में आपने क्या सीखा कि 1937 में दोस्तों कहाँ पे ये लॉजिक से सोचा जा सकता था कि पंजाब उस टाइम क्या था, अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा लॉजिक से भी कर सकते थे, ठीक है। दोस्तों पंजाब और असम और मद्रास दोस्तों ये क्या है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कोई मुस्लिम कम्युनिटी में आपको नजर आया कि अधिक संख्या में है, ठीक है। दोस्तों आप देखेंगे उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, दोस्तों आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो ठीक लग रहा था, ठीक है। अगर इसको मैं ऑप्शन में कहीं रखता, अगर देखता तो गेस करने की कोशिश करता तो इसको ठीक मान लेता, क्या इसको ठीक मान लेता। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पे करेक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि असम दोस्तों था ही नहीं, पंजाब था। आप दोस्तों देखेंगे पंजाब का जो क्षेत्र दोस्तों 2 पार्ट में बटा हुआ था। कुछ पंजाब का क्षेत्र दोस्तों आप देखेंगे लाहौर से सटा हुआ दोस्तों कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और कुछ पंजाब दोस्तों अपने यहाँ पे देखें हरियाणा के पास वाला पंजाब है। तो मेरे पास तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि पंजाब और सिंध, क्या पंजाब और सिंध वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी आई होगी, आपके दिमाग में हिट हो गया होगा ये सारी चीज़ें। मेरे प्यारे साथियों आपने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कर रखा कि 18वीं शताब्दी में भारत में, ठीक है, विधवाओं की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मतलब 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, इंडियाज़ में जो विडो रहती थी, इन्हें जो विडोज रहती थी उनकी क्या स्थिति थी। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रखा है कि आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, पहला ऑप्शन रखा है। ऑप्शन 2 कह रखा है कि मराठा सेनापति, ठीक है, परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को क्या बढ़ावा दिया, ठीक है। फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कह रखा है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो मेरे पास साथियों इनकी सत्यता क्या है इसको आगे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कथन 1 कह रखा है सवाई जयसिंह, क्या सवाई जयसिंह ने
विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक, क्या विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, काफ़ी हद तक सही है क्योंकि उन्होंने इस विचार का क्या किया था, समर्थन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के रखा है कि परशुराम भाऊ, क्या परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, यह कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मान के चले ऐसा। ठीक है, कथन दोस्तों 3 रखा है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, पूरी तरह से दोस्तों सही है। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक बात बताओ, ठीक है, विधवा कौन बनती थी भाई, आप एक बात बताओ, सती कौन बनता था? क्या यहाँ पे सती की बात हो रही, सती कौन होता था? सती वो होता था जिसका हस्बैंड खत्म हो जाए, ठीक है, जिसका पति मर जाए। अब जिसका पति मर जाए तो पत्नी क्या कहलाएगी? विधवा ही कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, आप बताओ। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे रखा था, इनडायरेक्टली सोच के देखो, पत्नी क्या कहलाएगी? विधवा कहलाएगी। अब जब विधवा है, विडो है, तो मेरे प्यारे साथियों अब इसको अगर सती कर दिया जा रहा है, अगर वो सती नहीं बनती है तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी? विधवा ही कहलाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों इन विधवा का पुनर्विवाह होना दोस्तों लाजमी है। क्या है? इन विधवाओं को पुनर्विवाह होना दोस्तों लाजमी है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आमेर के राजा, ठीक है, सवाई जय सिंह ने, आप याद रखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे रट लो। ठीक है, आमेर के राजा, ठीक है, कहाँ के दोस्तों राजा, एक चीज़ आपको यहाँ पे और पता चली कि राजा जो सवाई थे, क्या राजा सवाई कहाँ के राजा थे दोस्तों? आमेर के शासक थे। क्या थे? आमेर के। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं राजा राम मोहन राय ने क्या किया? सती प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। दोस्तों ये बात गलत है। दोस्तों आप ये देखेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो मेरे पास तो आपको ये चीज़ें क्या होंगी, अच्छे समझ में आई होंगी। आप दोस्तों देख रहे हैं स्तूपा की सजावट में दोस्तों आप देखेंगे किंजल किनी, क्या किंजल किनी शब्द का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये क्या है? ठीक है, किंजल किनी क्या है? तो मेरे पास तो आप देख रहे हैं आभूषण और वस्त्र दिखाने वाला, क्या आभूषण और वस्त्र दिखाने वाले लता। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रश्न का सटीक उत्तर दोस्तों देने के लिए दोस्तों आप किसी को बौद्ध कला और वास्तुकला का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 रखा है कि आभूषण और वस्त्र दिखाने वाले लता को दोस्तों संदर्भित करता है, क्या किंजल किनी। क्या किंजल किनी दोस्तों किसको संदर्भित करता है? ठीक है, आभूषण और वस्त्र दिखाने वाले लता को संदर्भित करता है। इन्हें दोस्तों आप देखेंगे अक्सर शुभ रूपांकनों, क्या शुभ रूपांकनों या सजावटी तत्वों के रूप में दोस्तों दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किंजल किनी वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, आभूषण। ठीक है, आभूषण और वस्त्र दिखाने वाले लता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या रखा है कि भारत में मध्य पाषाण कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या मध्य पाषाण कला के संदर्भ में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 क्या रखा है कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने, किसने? अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के, क्या उत्तर प्रदेश के सुहागी घाट में, कहाँ सुहागी घाट में पहली बार रॉक पेंटिंग की खोज की। ऑप्शन 1 क्या रखा है। ऑप्शन 2 क्या रखा है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग की खोज तब हुई जब पुरातात्विकविद, ठीक है, कौन? वीएस वाकानकर, क्या वीएस वाकनकर ने भोपाल से इटारसी, क्या भोपाल से इटारसी की यात्रा करते समय ट्रेन की खिड़की से चट्टानों को देखा और साइट का पता लगाने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पर क्या हो गए, उतर गए। मतलब समझ रहे हो ना, भीमबेटका जो रॉक पेंटिंग्स है, ठीक है, कौन? ठीक, वीएस वाकनकर ने दोस्तों क्या किया, ट्रेन चलती, ट्रेन कहाँ जा रही थी दोस्तों? भोपाल से इटारसी जा रही थी। कहाँ जा रही थी? भोपाल से इटारसी जा रही थी दोस्तों। इन्होंने वहाँ पे कुछ नोटिस किया और जो अगले स्टेशन पे क्या हो गए, उतर जाते हैं। तो मेरे पास तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है, उड़ीसा की शैल कला, क्या उड़ीसा के दोस्तों यहाँ पे जो शैल कला है में तो चित्र और उत्कीर्ण एक ही दोस्तों आश्रय से मौजूद नहीं है। उड़ीसा की शैल कला में, क्या उड़ीसा की जो शैल कला में चित्र और उत्कीर्ण एक ही आश्रय में मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसकी सत्यता क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या रखा है कि कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है और कथन 3 क्या है, गलत है। क्या कथन 3 क्या है, गलत है। मतलब कि कहने का ये है कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने उत्तर प्रदेश के सुहागी घाट में, ठीक है, पहली रॉक पेंटिंग की खोज की। दोस्तों ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं सुहागी घाट, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आपने क्या देखा? सुहागी, ठीक है, क्या देखा? सुहागी घाट। क्या देखा आपने? सुहागी घाट के बारे में सुना। ठीक है, तो सुहागी घाट दोस्तों कहाँ पे? यूपी के, कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे? याद रखना, यूपी के मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पे है? यूपी के मिर्ज़ापुर में है। याद रखेंगे सुहागी घाट कहाँ पे? यूपी के मिर्ज़ापुर में है। दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो आप देखेंगे आर्चीबोल्ड ने। किसने? तो इसकी खोज किसने की थी? आर्चीबोल्ड। क्या? आर्चीबोल्ड, ठीक है, याद रखेंगे आप, आर्चीबोल्ड। ठीक है, कलाइल, क्या? आर्चीबोल्ड कलाइल ने दोस्तों क्या की थी? इसकी खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1867, क्या 1867 से लेकर के 68 के बीच में। कब? 1867 से लेकर के 68 के बीच में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है दोस्तों? गलत हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे भीमबेटका रॉक पेंटिंग की खोज दोस्तों किसने की थी? वीएस वाकनकर ने की थी। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की शैल कला में चित्र और उत्कीर्ण एक ही आश्रय में दोस्तों मौजूद है। दोस्तों मौजूद नहीं है दोस्तों, ये क्या है? गलत है दोस्तों, क्योंकि एक ही जगह पे क्या है? मौजूद है। दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल गया। ठीक, सुहागी घाट कहाँ पे दोस्तों? सुहागी घाट का संबंध दोस्तों किससे? यूपी के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? यूपी के मिर्ज़ापुर से। दोस्तों इसकी खोज किसने की है? यहाँ पे आर्चीबोल्ड, क्या आर्चीबोल्ड कलाइल ने की है। दोस्तों आपको याद रखना है सुहागी घाट का संबंध किससे? दोस्तों कलाइल से है, 1867 से लेकर के 68 के बीच में। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे क्या पता चला कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने नहीं की थी, किसने की थी? कलाइल ने की थी। किसने की थी? कलाइल। क्या याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे कलाइल। ठीक है, क्या सुहागी घाट, क्या सुहागी घाट कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। कहाँ पे दोस्तों? मिर्ज़ापुर, वही गुड्डू भैया वाला मिर्ज़ापुर। दोस्तों कहाँ पे? यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक है,
कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या कौन सा कथन सही है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, कौन सा कथन सही, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में इसे 1946 में भारतीय नेताओं के साथ सत्ता के हस्तांतरण पर बातचीत करने के लिए भारत भेजा गया था, पहली बात होगी। आप सोच के देखो, ठीक है, उस टाइम दोस्तों देश की जो सबसे बड़ी पार्टी थी दोस्तों कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आप ये देखेंगे कि मुस्लिम लीग भी इसमें क्या था, मुस्लिम लीग भी दोस्तों यहाँ पे क्या थी, एक अच्छी खासी पार्टी थी, क्या मुस्लिम लीग भी दोस्तों यहाँ पे क्या थी, एक अच्छी खासी पार्टी थी दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट, क्या प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है, जो राजा रजवाड़े थे, ठीक है, अलग अलग राज्य दोस्तों यहाँ पे वो रूल किया करते थे, हैदराबाद हो गया जैसे, इस टाइप के यहाँ पे जो प्रांत हुआ करते थे दोस्तों, उनके बारे में। तो क्या रखा है कि जो कैबिनेट मिशन भेजा गया, जो कैबिनेट मिशन की भेजा गया, इनसे पावर डिवीजन, क्या सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, पावर को ट्रांसफर करने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए भेजा गया दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर मतलब यहाँ पे फेडरल सिस्टम के फॉर्म में, मतलब क्या है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर को लेकर के, मतलब इनडायरेक्टली अगर कहें तो शक्ति का विकेंद्रीकरण या फिर संघवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 क्या रखा है, इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता को सबसे बड़े उपाय को स्वीकार करने हेतु 2 स्तरीय संघीय योजना का क्या क्या प्रस्ताव किया दोस्तों, 2 स्तरीय संघीय योजना, ठीक है। 2 स्तरीय संघीय योजना का मतलब क्या है, यहाँ मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्या होगी, एक यहाँ पे केंद्र सरकार होगी, और दोस्तों उसी के अंडर में कौन सी होगी, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसके कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहाँ पे बताया, क्या इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता को, ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्तता मतलब क्या होता है, जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, क्या जो रीजनल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे, उससे बड़े उपाय को स्वीकार किया, क्षेत्रीय स्वायत्तता के सबसे बड़े उपाय को दोस्तों ने क्या क्या स्वीकार किया, 2 स्तरीय, क्या 2 स्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, ये बात भी आप मान के चलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 का रखा है कि एक संघीय केंद्र के साथ साथ प्रांतों और राज्यों का एक संघ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, भारत, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 क्या रखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, क्या है, राज्यों का क्या है, एक संघ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द स्टेट है, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, यूनियन ऑफ द स्टेट है, कहने का मतलब क्या होता है, एक संघीय केंद्र, क्या एक संघीय केंद्र के साथ साथ प्रांतों और राज्यों का क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए, प्रांतों और राज्यों का क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल दोस्तों अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या रखें, अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी, क्या अलग अलग प्रांतों, याद रखना दोस्तों, अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की दोस्तों क्या दी गई थी, अनुमति दी गई थी, जिसमें वे आपसी समझौते से अपनी कुछ शक्तियों का आत्मसमर्पण कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्र सरकार होगी, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे ये जो प्रिंसली स्टेट है अपनी स्वायत्तता के साथ में जो आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, स्वायत्तता मतलब यहाँ पे अपनी फ्रीडम के साथ में, ठीक है, रह सकते हैं। और अगर ये चाहते हैं कि अपनी कुछ पावर्स को ये सेंटर के हाथ में हैंडओवर कर दे, इसके लिए यहाँ पे प्रोविजन किया गया था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी कि दोस्तों अब यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट है वो क्या बना सकते हैं, अपनी क्षेत्रीय संघ बना सकते हैं, ठीक है, रीजनल ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे वे आपसी समझौते से अपनी कुछ शक्तियों को दोस्तों आत्मसमर्पण कर सकते हैं, मतलब आपस में ये लोग कंसल्ट करके अपनी कुछ पावर्स को सेंट्रल के हाथ में दे सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े इशूज आज भी यहाँ पे केंद्र सूची में पड़े हुए हैं, अनुसूची संख्या 7 में, ठीक है, किसमें पड़े हुए हैं, यहाँ पे सेंट्रल, ठीक है, लिस्ट में यहाँ पे समर्पण है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, 20 नंबर में क्या रखा है कि यदि क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पे सभी कथन 1, 2, 3 कैबिनेट मिशन के बारे में क्या है, सही है। फिर से आप याद रखेंगे, यहाँ पे कैबिनेट मिशन भेजा गया था पावर डिवीजन के लेकर के बात करने के लिए, ठीक है, कि जो बड़ी पार्टी है उससे बात करो जाके, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट है उनसे बात करो जाके, ठीक है, उनको मनाओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं इससे, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें क्षेत्रीय स्वायत्तता के बड़े उपाय को स्वीकार करते हुए 2 स्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कि एक यहाँ पे एक संघीय केंद्र के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे प्रांतों और राज्यों का क्या होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए। ऑप्शन 4 का रखा है कि अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी, क्या दी गई थी, क्षेत्रीय संघ बनाने की अनुमति दी गई थी, और दोस्तों उनके पर यह दायित्व था कि वो अपनी शक्तियों का क्या करें, समर्पण करें, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी। दोस्तों इससे रिलेटेड कैबिनेट मिशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ बातें और बता देते हैं, ठीक है, आप दोस्तों अपने दिमाग में रखना, क्या रखना है दोस्तों ना कि जो कैबिनेट मिशन है, क्या कैबिनेट मिशन था, इसने दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे अलग से पाकिस्तान को क्या बना था, एक मुल्क बनाने की जो यहाँ पे रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया था, याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या कैबिनेट मिशन ने, ठीक है, क्या कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा मेंशन था। फिर दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना ने, ठीक है, एक संघीय संघ का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश और भारत की रियासतें, क्या दोस्तों दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने क्या बनाया था, एक संघ बनाने की बात की थी, ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, एक संघीय संघ, ठीक है, एक मतलब फेडरल स्टेट बनाने की बात की थी, क्या संघीय संघ बनाने की बात की थी। इस संघीय संघ में दोस्तों इन्होंने क्या मेंशन किया था, इन्होंने कहा था कि इसमें ब्रिटिश भारत का मतलब क्या है, ऐसी टेरिटरीज दोस्तों जैसे जिनके ऊपर क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी, ठीक है, वो टेरिटरीज और जो प्रिंसली स्टेट थे दोनों ही क्या किए गए थे, शामिल किए गए थे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में भी देख रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि जो कैबिनेट मिशन थी दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, ठीक है, पाकिस्तान की डिमांड, जो मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की अलग से डिमांड थी दोस्तों, उसको क्या किया था, स्वीकार नहीं
किया था, ठीक है, या फिर इसमें मेंशन नहीं था, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा मेंशन था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे संघीय राज्य, क्या संघीय संघ बनाने के लिए दोस्तों आप देखेंगे ब्रिटिश, दोस्तों संघीय संघ बनाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश भारत और दोस्तों साथ साथ में आप देखेंगे जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी शामिल किया गया था, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 दिख रहे हैं, क्या है कि किस राज्य को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में दोस्तों क्या किया था, वर्णित किया था। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे राज्य था जिसको लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, क्या क्या कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। दोस्तों किसके बारे में बात किया था, दोस्तों अवध क्षेत्र के बारे में बात किया था। अवध क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा था कि एक चेरी है जो कि क्या हो जाएगी, हमारे मुंह में एक दिन गिर जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर 22 क्या रखा है, मौर्य प्रशासन में उच्च कार्यालयों और संबंधित विभागों के निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए, ठीक है। समहत्री, ठीक है, दौरिका, अक्षपाताल, समनिधात्री, क्या समनिधात्री। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे जो दोस्तों आप देखेंगे जो समहत्री है राजस्व का एक प्रमुख संग्राहक हुआ करता था, क्या होता था, राजस्व का एक प्रमुख संग्राहक होता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, समहत्री, क्या बोलते थे, समहत्री कहते थे, क्या कहते थे, समहत्री, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं साथियों, आपने यहाँ पे देख रहे हैं दो वारिका, तो दो वारिका को क्या रखा कि थल सेनाध्यक्ष, क्या थल सेनाध्यक्ष। दोस्तों ये बात गलत है, क्या ये बात गलत है, थल सेनाध्यक्ष नहीं होते थे। दो वारिका का मतलब क्या होता था, जो गेट के ऊपर खड़े रहते थे, जैसे महल बना है यहाँ पे इनका गेट है, यहाँ पे ये द्वारपाल लोग जो खड़े रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दो वारिका बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं अक्षपाताल, क्या अक्षपाताल। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे कि अभिलेख सह लेखा परीक्षा अधिकारी, क्या जिसे हम लोग आप बोलते हैं कैग, क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक है। तो उसी तरह जो अक्षपाताल था उस टाइम का वो कौन था, अभिलेख सह लेखा परीक्षक अधिकारी, क्या सहलेखा परीक्षा अधिकारी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाली बात क्या है, अक्षपाताल दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं समनिधात्री, क्या देख रहे हैं, समनिधात्री। दोस्तों जो कोषपाल होते थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, समनिधात्री बोलते थे, क्या बोलते थे, समनिधात्री बोलते थे। दोस्तों चलिए बात इसकी चली रही है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अशोक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ आपको बता देते थे। तो दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा अमात्य, क्या सुना होगा, अमात्य। दोस्तों अमात्य किसको बोलते थे, ठीक है। दोस्तों ये प्रशासनिक अधिकारी होता था, क्या होता था, प्रशासनिक अधिकारी होता था। फिर दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं समाहर्ता, क्या समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्या होता था, ये करों के संग्रह, क्या जो टैक्स इकट्ठा करते थे, क्या करते थे, जो टैक्सों को इकट्ठा करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, समाहर्ता, ठीक है। फिर दोस्तों आपने यहाँ पे सन्निधात्री देखा होगा, क्या देखा होगा, सन्निधात्री देखा होगा, ठीक है। सन्निधाता कह लो या सन्निधात्री कह लो। खजाने का संरक्षक, क्या कोषपाल, क्या जो कोषपाल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खजाने का संरक्षक भी बोलते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपने देखा होगा रज्जुक, क्या देखा होगा दोस्तों, रज्जुक, ठीक है, आपने सुना होगा, इस बार आईएएस के पेपर में क्वेश्चन भी आया था। रज्जुक क्या है दोस्तों, भूमि का मेजरमेंट करने वाला, क्या भूमि का मेजरमेंट करने वाला, ठीक है, मेजरमेंट करने वाले दोस्तों हम लोग क्या बोलते थे, रज्जुक बोलते थे, क्या बोलते थे, रज्जुक बोलते थे। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं प्रादेशिक, क्या देख रहे हैं, प्रादेशिक। दोस्तों ये सब ऑफिसर थे, ठीक है, कहते हैं प्रादेशिक। तो मेरे प्यारे साथियों जब प्रादेशिक था तो जिला प्रशासन का प्रमुख होता था, क्या होता था, जिला प्रशासन, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेड होता था, क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट हेड, या फिर कह लो उस टाइम का डीएम था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा युक्त, क्या देखा, युक्त के बारे में देखा। तो युक्त दोस्तों क्या होते थे, युक्त आप यहाँ पे देखेंगे जो राजस्व का प्रभारी होता था, क्या होता था, जो रेवेन्यू के बारे में, क्या जो रेवेन्यू के बारे में बात करता था, राजस्व का दोस्तों क्या होता था, प्रभारी होता था। समाहर्ता टैक्स को कलेक्ट करने वाला, फिर कह सकते हो कलेक्टर कह सकते हो, समाहर्ता दोस्तों क्या था, कलेक्टर, ठीक है। अमात्य दोस्तों आप देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। प्रादेशिक दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्या जो जिले का अधिकारी होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रादेशिक बोलते थे। रज्जुक दोस्तों क्या होता था, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेजरमेंट करता था, क्या करता था, जो भूमि होती थी उनका मेजरमेंट करता था। दोस्तों आपने यहाँ पे समानिधात्री दोस्तों देखा, क्या जो खजाने का दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे अध्यक्ष होता था, ठीक है, या फिर कोषपाल कह लो, ठीक है। दोस्तों आपने अक्षपाताल दोस्तों आपने क्या देखा, जो लेखा परीक्षा अधिकारी होता था, ठीक है। दोस्तों आपने देखा समहत्री कौन था दोस्तों, जो तो समहत्री दोस्तों यहाँ पे दोस्तों समाहर्ता दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, समहत्री बोल सकते हैं, ठीक है। जो दोस्तों क्या करता था, राजस्व का, रेवेन्यू को दोस्तों क्या करता था, कलेक्शन करता था। युक्त दोस्तों क्या होता था, जो रेवेन्यू के बारे में दोस्तों सारी रिपोर्ट तैयार करता था, ठीक है, क्या करता था, युक्त जो होता था, ठीक है, क्या कहते हो, राजस्व का प्रभारी अधिकारी था, ठीक है। तो मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 क्या रखा है कि कश्मीर के उत्पल वंश, क्या उत्पल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है, ठीक है, अवंती वर्मन, क्या अवंती वर्मन संस्थापक ने अपनी ऊर्जा को अपने विषयों के आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित किया, ठीक है। उत्पल वंश की बात हो रही है, क्या अवंती वर्मन संस्थापक ने, ठीक है, क्या अवंती वर्मन संस्थापक ने अपनी ऊर्जा को अपने विषयों के आर्थिक उत्थान के लिए समर्पित किया। ऑप्शन 2 क्या रखा है कि कश्मीर में, ठीक है, अवंती वर्मन का कार्यकाल उनके मंत्री सुइया, क्या सुइया के तहत इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज में भारी वृद्धि हुई और कीमतों में गिरावट आई। दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे कह रखा है ऑप्शन नंबर 23, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही सही है, क्या ये दोनों ही सही है, जो बातें दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है, कथन है दोस्तों वही यहीं पे लिखी गई है,
दोस्तों आप कथन को यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। क्या आपने देखा, अवंती वर्मन वास्तव में अपनी प्रजा की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, उसने दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य हुए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंजीनियरिंग का कार्य, ठीक है, इंजीनियरिंग कार्य किस वंश के यहाँ पे क्या हुआ था, संरक्षण में किया गया था। तो आप याद रखेंगे उत्पल, क्या उत्पल वंश के दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, उत्पल वंश में दोस्तों क्या हुआ था, इंजीनियरिंग कार्य हुआ था। इसमें दोस्तों आप देखेंगे विशेष रूप से, ठीक है, उनके मंत्री सुइया, याद रखना सुइया जो वर्ड है दोस्तों किसका वंश है, उत्पल वंश से रिलेटेड है। क्या सुइया जो है दोस्तों मंत्री होते थे, ठीक है, मंत्री का पद होता था जो कि कहाँ पे, उत्पल वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। अब उसको देखेंगे कि उत्पल द्वारा किए गए सिंचाई कार्य जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और अनाजों की कीमतों में क्या हो गई, गिरावट आ गई, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा दोस्तों, तो रेट यहाँ पे डाउन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीजें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या रखा है, क्या रखा है, गजपति, अश्वपति, नरपति। ठीक है, क्या रखा है कि गजपति किसको बोलते हैं, एक शक्तिशाली गजपति है। गजपति का संबंध दोस्तों किससे, ओडिशा से है। किससे है, ओडी का मतलब क्या है, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यह दोस्तों आप देख रहे हैं जो गजपति था दोस्तों, ये ओडिशा क्या कहता है, एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था दोस्तों, आप याद रखेंगे, शक्तिशाली एक राजवंश हुआ करता था। क्या हुआ करता था, राजवंश हुआ करता था। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे गजपति राजवंश के शासकों को संदर्भित करता है। ठीक है, जो गजपति है ये क्या करता है, ओडिशा के यहाँ पे देखेंगे एक शक्तिशाली राजवंश को क्या करता है, निरूपित करता है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, गजपति राजवंश ने क्या किया था, कलिंग क्षेत्र पर, कहाँ पे दोस्तों, कलिंग, कहाँ पे, कलिंग क्षेत्र पर यहाँ पे क्या किया था, याद रखेंगे, कलिंग क्षेत्र पर शासन किया और मध्ययुगीन, क्या मध्ययुगीन काल में भारत के पूर्वी भाग को दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रभाव रखा। जो गजपति था, क्या गजपति, आप याद रखेंगे दोस्तों, गजपति ने क्या किया था दोस्तों, कलिंग के ऊपर, कहाँ पे, कलिंग, कलिंग के ऊपर दोस्तों आप यहाँ देखेंगे पूर्वी क्षेत्रों में, कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, अच्छा खासा अपना दबदबा बना रखा था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी गजपति पूछ लें तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, ओडिशा से। किससे, एक ओडिशा क्या था, एक राजवंश था। इनके बारे में दोस्तों कुछ बातें और हैं, जैसे गजपति हैं, ठीक है, गजपति जो राजा हुआ करते थे, क्या जो गजपति राजा हुआ करते थे दोस्तों, एक कला, क्या कला और वास्तुकला, ठीक है, मतलब आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर फॉर्म, ठीक है, कला और वास्तुकला, याद रखेंगे, वास्तुकला, इन दोनों के लिए ही दोस्तों क्या किए थे, जाने जाते थे। क्या, कला और वास्तुकला के लिए, और दोस्तों अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए, किसके लिए, सैन्य क्षमताओं के लिए भी दोस्तों इनको यहाँ पे जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एडिशनल चीजें बता देता हूँ, आप अपने दिमाग में रखेंगे किसके बारे में, गजपति के बारे में। ठीक है, तो गजपति के बारे में आपको क्या पता चला, ये ओडिशा के दोस्तों क्या था, एक शक्तिशाली राजवंश था। सैन्य क्षमताएं दोस्तों इनके पास अच्छी खासी थी दोस्तों, ये कला और वास्तुकला के लिए दोस्तों अपने जाने जाते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में दोस्तों कलिंग में दोस्तों इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे अच्छा खासा डोला डाल बना रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अश्वपति, क्या अश्वपति, तो क्या रखा है, डेक्कन सुल्तान, क्या रखा है, डेक्कन सुल्तान। दोस्तों ये है क्या, अश्वपति का दोस्तों शाब्दिक अर्थ है घोड़े का स्वामी। क्या, घोड़े का स्वामी। दक्कन के सुल्तानों के पास बड़ी संख्या में दोस्तों क्या होते थे, घोड़े होते थे। क्या होते थे, दक्कन के दोस्तों जो सुल्तान थे, क्या थे, दक्कन के जो सुल्तान हुए थे, दे हैव द फ्लीट ऑफ द हॉर्स। ठीक है, उनके पास दोस्तों बहुत सारे क्या थे, घोड़े थे। क्या थे, उनके पास घोड़ों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, और वे अपनी घुड़सवार सेना के लिए जाने जाते थे। कौन, अश्वपति। कौन जाने जाते थे, अश्वपति। इसलिए दोस्तों उनको क्या बोलते हैं, अश्वपति। अश्व का मतलब भी दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, घोड़ा। अश्व को दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पे घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, अश्वपति जिनके पास दोस्तों क्या हो, घोड़े की संख्या ज़्यादा हो, तो दोस्तों कौन, दक्कन के सुल्तानों के पास दोस्तों ये व्यवस्थाएं थी। ये बात बिल्कुल सही है। फिर आप देखेंगे दोस्तों नरपति, क्या देख रहे हैं, नरपति। नरपति का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों का स्वामी, मतलब राजा। मनुष्यों का स्वामी मतलब राजा। विजयनगर के शासकों को दोस्तों नरपति के रूप में जाना जाता था। किसको बोलते थे, विजयनगर के दोस्तों जो राय थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, नरपति के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि वे एक विशाल साम्राज्य पर शासन करते थे और उनके पास बड़ी पैदल सेना होती थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया, गजपति किसको बोलते हैं, गजपति का संबंध दोस्तों किससे, ओडिशा के क्षेत्र से। किससे है, ओडिशा के क्षेत्र से। अश्वपति का दोस्तों संबंध किससे दोस्तों, दक्कन के क्षेत्र से। किससे, दक्कन के क्षेत्र से। जो नरपति का संबंध दोस्तों है वो किससे है, यहाँ पे विजयनगर। ठीक है, नगर नर, नगर नर ऐसे याद कर लो। ठीक है, नगर नर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, अश्वपति मतलब दक्कन के सुल्तान के पास घोड़ों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी, इस वजह से उनको क्या बोलते थे, अश्वपति बोलते थे। गजपति, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे, ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा में। कैसे याद करेंगे, मान लो ओडिशा के तट से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, तो मिसाइल क्या होती है, बड़ी गर्जन के साथ। क्या, बड़ी गर्जन के साथ दोस्तों क्या होती है, बाहर भागती है। ठीक है, मतलब आकाश में ट्रैवल करती है। तो गजपति गर्जन कहाँ हो रहा, ओडिशा में हो रही है। ठीक है, याद रखेंगे, गजपति, अश्वपति और नरपति बोलेंगे तो नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपने यहाँ पे देखा था, ये भी क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये भी सही था, ये भी सही था। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी क्या था, ऑप्शन नंबर सी ठीक था। क्या था, सी ठीक था। तो दोस्तों 23 नंबर 24 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हमने, ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 14 में, कहाँ पे, टेस्ट सीरीज नंबर 14 में हमने ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे 24 क्वेश्चन क्या कर लिए थे, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखने जा रहे हैं। कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, कह रखा है कि 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए एक बुनियादी राष्ट्रवादी मांग, ठीक है, को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। क्या दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पूरा दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि हाँ 1931 में क्या हुआ था,
32 में क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल में क्या था, सेकंड राउंड टेबल में क्या था। हालांकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जब मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ आपको पढ़ाई थी, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से डीपली कवर की थी कि उनका क्या मकसद था, क्या अल्टीमेटम गोल था उनका, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या रखा है कि 1931 में, ठीक है, 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बुनियादी का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम, क्या कंप्लीट फ्रीडम वाली जो डिमांड थी उसको दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया इन लोगों ने, स्वीकार नहीं किया दोस्तों, कहने मतलब इनकार कर दिया दोस्तों। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्या यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता के लिए बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि होता क्या है कि जब देखते हैं कि साइमन कमीशन आता है, ठीक है, फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है, जब वो उनकी रिपोर्ट देता है दोस्तों, जो साइमन कमीशन आया होता तो पूरे भारत में क्या हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो साइमन कमीशन आया था वो क्या करने आया था, यहाँ पे जो 1909 आप देखेंगे 1909 का यहाँ पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था। उसके 10 साल बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा था, 1919 का क्या आया था, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आया था। तो दोस्तों यहाँ पे 1900 क्या हुआ था, 1929 में यहाँ पे एक रिफॉर्म आना था, क्योंकि हर एक 10 साल में क्या हो रहा था, पीछे वाले रिफॉर्म में दोस्तों कुछ रिफॉर्म लेकर के आना था और इसकी समीक्षा करनी थी कि क्या अभी तक की इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मेरे पैसा तो, लेकिन ये रिफॉर्म क्या होता है 2027 में आ जाता है, कब आता है, 1927 में आ जाता है। तो मेरे पैसा तो जब ये 1927 में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन, क्योंकि इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन थे, ठीक है। और दोस्तों इसमें 7 मेंबर कौन थे, ठीक है, 7 मेंबर थे, सातों के साथ दोस्तों क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे ये चैलेंज क्या आया, ठीक है, जो 7 मेंबर थे इनका विरोध क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों ये 7 मेंबर वो लोग थे, ठीक है, इनको इंडिया के बारे में पता नहीं था। पता इन द सेंस मतलब हम भारतीय क्या चाहते हैं, हम किसान क्या चाहते हैं, हम वीमेंस, ठीक है, वीमेंस इंडियन वीमेंस क्या चाहती हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे लोग की डिमांड क्या है, हम लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, कहने मतलब वो हम लोग से पूछेंगे नहीं, बस अपनी चीज़ें क्या करेंगे, इंपोज करेंगे। तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी उस टाइम देश की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, उनका ये मत था कि भाई ये चंद अंग्रेज आकर के डिसाइड करके देंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कितनी आज़ादी चाहिए, हमारे लिए कौन से लॉ सही है, हमारे लिए कौन सा कस्टम सही है, हमारे लिए कौन सा रिलीजन सही है, ठीक है, दे विल डिसाइडेड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सातों के साथ यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पे भारतीय खुश नहीं थे, क्योंकि लॉ जिसके लिए बनाया जा रहा था दोस्तों वो इंडियंस थे और उनको दोस्तों यहाँ पे शामिल करना नेसेसरी था। तो मेरे पास तो ऐसा होता नहीं है, तो जिसके चलते दोस्तों क्या होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और दोस्तों साइमन के यहाँ पे क्या होता है, अच्छा खासा विरोध होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखिए, जो साइमन कमीशन का विरोध होता है तो उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय थे, ठीक है, वो थे लॉर्ड बिरकिनहेड। कौन थे, लॉर्ड बिरकिनहेड थे, ठीक है, बिरकिन, ठीक है, क्या थे, बिरकिनहेड, कौन थे, लॉर्ड बिरकिनहेड थे। और दोस्तों वहाँ पे जो वायसराय थे दोस्तों कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड, ठीक है, इरविन थे, ठीक है, क्या, विन, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड बिरकिनहेड जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्या कर दिया, एक चैलेंज दे दिया। तो लॉर्ड बिरकिनहेड ने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, एक चैलेंज दे दिया, मतलब इंडियंस को चैलेंज दे दिया कि भैया आप इतने सक्षम हो तो जाओ अपना संविधान खुद ही लिख लाओ जाकर। और वो संविधान ऐसा होना चाहिए कि हर एक क्लास को, हर एक कम्युनिटी को, ठीक है, हर एक सेक्शन को क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया, क्या हो गया, चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया। फिर दोस्तों आप यहाँ देखते हैं मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में, क्या, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में दोस्तों यहाँ पे 7 मेंबर की दोस्तों यहाँ क्या बनाएगी, एक टीम बनाएगी, ठीक है, जिसको दोस्तों इन्होंने मिल करके दोस्तों इसमें क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट दी। अपने लाइव सेशन में मैंने काफी बार इसको रिवाइज कराया कि वो 7 मेंबर कौन कौन थे, ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तो 7 मेंबर ने दोस्तों यहाँ पे क्या दी, ठीक है, मिलकर के अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसको लखनऊ दोस्तों, क्या, लखनऊ में दोस्तों एम अंसारी की अध्यक्षता में दोस्तों एक फाइनल रूप से क्या कर दिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इनको एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि भैया हमें 1 साल के अंतर्गत आप इसको इंपोर्ट करके दे देंगे, ठीक है, मतलब इसको आप इंप्लीमेंट कर देंगे जो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जिन्ना अपने 14 सूत्री मांगे भी लेकर के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो यहाँ पे क्लॉज था उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मुस्लिम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है, जिसके चलते दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कर दिया, अपना 14 सूत्री डिमांड अलग से पेश कर दी, ठीक है। फिर दोस्तों हुआ क्या कि इनको अल्टीमेटम दिया गया ब्रिटिशर्स को कि आप इसको 1 साल में इसको इंप्लीमेंट कर दो, नहीं करोगे तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर इसके डोमिनेंट स्टेटस वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा हट जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इंतजार करते करते दोस्तों 1929 आ गया, ठीक है, 1930 आ गया दोस्तों, ऐसा हुआ ही नहीं। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है, ठीक है, और लाहौर ने दोस्तों आप देखते हैं कि, ठीक है, लाहौर सेशन होता है, उसके बाद रावी नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं, ठीक है, कि ये जो डोमिनेंट स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट था इसको क्या किया पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आई होप को यहाँ पे समझ में आया होगा कि डोमिनेंट स्टेटस क्या था, ठीक है, क्यों था, कैसे था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या कि ये, ठीक है, कि कंप्लीट फ्रीडम वाली डिमांड जो थी, ठीक है, 1931 वाला जो सेकंड राउंड टेबल हुई थी लंदन में दोस्तों, इसमें क्या किया था, इसके यहाँ पे मांगों को ठुकरा दिया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने इसको स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या रखा है कि भारत को 1932 में डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया गया था। अरे भाई आप दोस्तों यहाँ पे अगर सोचेंगे 1940 में, कब, 1940 में दोस्तों हुआ क्या था, अगस्त ऑफर आया हुआ था, क्या आया था, अगस्त ऑफर आया था। थोड़ा सा सोच के देखो, ठीक है, होता क्या 1939 से लेकर के, क्या 1939 से लेकर के 1945 तक की होता क्या है, ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स को इंडियंस की क्या थी जरूरत थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने सपोर्ट लिया था, ठीक है, भारतीय सैनिकों को यहाँ पे उपयोग किया था, ठीक है। दोस्तों वो भी कुछ ऐसा यहाँ पे क्या करने जा रहे थे, ठीक है, लुभाना चाह रहे थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखे, ये अगस्त ऑफर लेके आते, क्या लेके आते, अगस्त ऑफर लेके आते। और यहाँ पे ये डोमिनेंट स्टेटस की बात करते हैं, ठीक है, अगस्त ऑफर में ये लोग क्या करते हैं कि हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि जब 1940 में डोमिनेंट स्टेटस देने की बात की दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जवाब जाता है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, डोमिनेंट
डोमिनेट स्टेटस की मांग को तो हमने पिछले 10 साल पहले ही क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, ठीक है, जब लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास तो आप यहाँ पे सोच के देखो कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, ठीक है। जब अगस्त ऑफर में डोमिनेट स्टेटस क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था ब्रिटिशर्स की तरफ से, तो 1932 में कैसे दिया गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि आपको जो बैकग्राउंड का नॉलेज होता है, जो आपने कभी पढ़ा होता है, ठीक, वो क्या करता है, ठीक है, बढ़िया से काम करता है, क्या करता है, ठीक है, बढ़िया से काम करता है। तो फिर मेरे पास तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 तो क्या था, ठीक था, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वीकार नहीं किया गया था। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों डोमिनेट स्टेटस नहीं दिया गया था। फिर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के साथ एक सुलह नीति की थी, क्या की थी, सुलह नीति की थी। मेरे प्यारे साथियों ये भी बात गलत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको याद होगा कि लॉर्ड इरविन ने क्या किया था, गांधी जी के साथ में क्या किया था, सुलह की नीति की थी, ठीक है, जिसको यहाँ पे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी बोलते हैं, ठीक, 5 मार्च 1931 को, ठीक है दोस्तों। उसमें सरोजिनी नायडू जी क्या कहती हैं, इसमें दो महात्माओं का मिलन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाला भी बात क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के तोड़ने के साथ हुआ था दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने क्या किया था, ठीक है, इरविन साहब को बहुत सारे चैलेंजेस दिए कि आप ऐसा है कि इसको हटा लीजिए, ठीक है, मतलब जो नमक कानून है उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिशर्स ने 65% यहाँ पे क्या कर रखा था, इसके ऊपर टैक्स इंपोज कर रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गांधी जी ने यहाँ पे वक्तव्य दिया कि नमक एक ऐसा चीज़ है जो कि दोस्तों इसके ऊपर टैक्स लगा करके एकदम गैर मानवीय, एक इनह्यूमन वाला काम कर रहा हो, ठीक है। नमक तो एक बेसिक सी चीज़ है, वो सबको जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। उन्होंने गांधी जी ने क्या किया, एक सॉलिड मुद्दा ढूंढ लिया था, उसको यहाँ पे सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों जिसके चलते यहाँ पे क्या हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था दोस्तों, किसे, सॉल्ट एक्ट के फॉर्म में क्या हुआ था, यहाँ पे चालू हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास तो आपको ये भी समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 ठीक लग रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लग रहा है, 4 सही लग रहा है, ठीक है। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 और 4, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। आयो दोस्तों आपको यहाँ पे काफी चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या रखा है कि ऋग्वेद में अनाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, क्या ऋग्वेदों में अनाज के लिए कौन सा शब्द यहाँ पे क्या करते थे, उपयोग करते थे, ठीक है। तो मेरे पास तो आप यहाँ देखेंगे यव और धान्य, क्या यव और धान्य का दोस्तों क्या होता था ऋग्वेदों में दोस्तों, किसके लिए, अनाज के लिए, किसके लिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अनाज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, यव और धान्य, क्या अनाज के लिए, ठीक, याद रखेंगे मेरे पास, ठीक है, किसके लिए, अनाज, ठीक है, किसमें, ऋग्वेदों में, कहाँ पे, ऋग्वेद में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। आपको गाय को दोस्तों अगन्या बोलते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें पता होंगी, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है ना, तो आप यहाँ पे इसको भी ध्यान देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या रखा है कि लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर चरखे का वितरण किसके द्वारा तय किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके सॉल्यूशन को देख लो, यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर आमतौर पर 1920 के दशक की शुरुआत में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलनों और कांग्रेस के फैसलों से संबंधित है। खासकर जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और स्वदेशियों पर जोर दिया गया था, क्या स्वदेशी दोस्तों यहाँ पे अपनाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया था, इसको एम्फसाइज किया गया था। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि 1921 में क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी अक्सर सही विकल्प माना जाता है, क्या माना जाता है, यहाँ पे देखेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस, क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दोस्तों यहाँ पे क्या माना जाता है, इसको ठीक आंसर माना जाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 क्या रखा है, वेदांत दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या रखा है, शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे, क्या शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे। फिर क्या रखा है कि द्वैत, क्या द्वैत के संदर्भ द्वैत के स- द्वैत के दर्शन को माधव ने नेतृत्व किया था, द्वैत के दर्शन को माधव ने विस्तृत किया था, क्या किया था, द्वैत के दर्शन को माधव ने विस्तृत किया था। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अद्वैत वेदांत को दोस्तों संस्थापक किसको माना गया, शंकर को बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या रखा है, ऊपरी में से कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे शंकर अद्वैत वेदांत के संस्थापक थे, क्या यह शंकर जो थे अद्वैत वेदांत के क्या थे, यहाँ पे संस्थापक थे, जिनको हम लोग शंकराचार्य बोलते हैं, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत दर्शन का प्रमुख प्रतिपादक और संस्थापक माना जाता है दोस्तों। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ा रखी है, एंशिएंट वीडियो वाली आपने नहीं देखा है दोस्तों, आप उसको जाकर के जरूर देखें। कथन 2 क्या रखा है कि द्वैत के दर्शन को माधव ने विस्तृत किया था, ठीक है दोस्तों। आपने देखेंगे यह कथन भी सही है, ठीक है। द्वैत दर्शन का मुख्य प्रतिपादक दोस्तों किसको मानते हैं, माधवाचार्य को मानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपने देखा शंकराचार्य ने क्या किया था, अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था, किसको दिया था, अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। और जबकि दोस्तों आप देखेंगे माधवाचार्य ने, किसने, आप देखेंगे यहाँ पे माधवाचार्य ने दोस्तों किसका कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे द्वैत का, किसका दिया था, द्वैत का दिया था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है दोस्तों। कई बार दोस्तों पीसीएस में भी इसको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया था, ठीक है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से पूछा जा चुका है। तो मेरे पास तो आप देखेंगे शंकराचार्य किससे संबंधित है, अद्वैतवाद से, जबकि माधवाचार्य द्वैतवाद से, ठीक है। तो मेरे पास तो आपने देख रहे हो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर डिस्कस कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों के साथ क्वेश्चन नंबर 29 में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कि भारतीय ध्वज संहिता, क्या भारतीय ध्वज संहिता ने ध्वज संहिता भारत का स्थान लिया, क्या भारतीय ध्वज संहिता ने ध्वज संहिता भारत का स्थान लिया। ऑप्शन 2 क्या रखे कि भारत का राज्य प्रतीक सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी का एक रूपांतरण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल क्या नजर आ रहा है, केवल 2 सही लग रहा है, क्या लग रहा है, केवल 2 सही लग रहा है। क्या रखा है कि भारत का राज्य प्रतीक सारनाथ में, आपको पता होगा दोस्तों सारनाथ से दोस्तों क्या लिया गया, वहाँ पे अशोक के चिन्ह का दोस्तों वहाँ पे क्या किया गया, अंकुरण किया गया, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे भारतीय ध्वज संहिता, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता ने, ठीक है, क्या ध्वज संहिता भारत का स्थान है दोस्तों, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं। कह रखा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें श्रद्धा की आरोही भावना और अवमानना की अवरोही भावना एक दयालु समाज के लिए निर्माण की कुल जाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे जिनके दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, BR अम्बेडकर के नाम से दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इनको जानते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि आप यहाँ देखेंगे एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है, मतलब एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें श्रद्धा की आरोही भावना, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई भावना, क्या बढ़ती हुई भावना, ठीक है, और अवमानना की अवरोही भावना, अवमानना दोस्तों मतलब जो कंटेम्प्ट होता है, ठीक है, उसको दोस्तों यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर उन्होंने बताया, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। श्रद्धा की दोस्तों क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर बताया, और दोस्तों कंटेम्प्ट का उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर बताया। ठीक है, अब दोस्तों कहते हैं भावना एक दयालु समाज की दोस्तों क्या होती है, निर्माण में घुल जाती है, क्या एक दयालु समाज के निर्माण में घुल जाती है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर कर रखा है 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कर रखा है दक्कन की जौरवी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कर रखा है कि यह व्यावहारिक रूप से तटीय कोंकण जिलों को छोड़कर पूरे आधुनिक महाराष्ट्र में को कवर करता है। क्या करता है, मतलब कोंकण डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर के क्या करता है, पूरे महाराष्ट्र को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे दक्कन का जो पठार है, ठीक है, दक्कन का जो प्लेटो दोस्तों वो महाराष्ट्र रीजन इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, दक्कन का प्लेटो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये ईस्ट की तरफ दोस्तों क्या हुआ है, झुका हुआ है, क्या है, झुका हुआ है दोस्तों। इसी वजह से दो नदियां हैं दोस्तों, मैक्सिमम नदियां हैं दोस्तों किधर की तरफ है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर रीजन में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आप देखेंगे प्रवरा गोदावरी घाटियां परमाणु क्षेत्र प्रतीत होती हैं। क्या, प्रवरा और गोदावरी घाटियां, ठीक है, प्रवरा और गोदावरी घाटियां, ठीक है, क्या पता है, परमाणु एटॉमिक रीजन के बारे में दोस्तों यहाँ पे इंडिकेट करती है, ऐसा क्वेश्चन क्या रखा है। ऑप्शन नंबर 3 का रखा है कि इस संस्कृति के बड़े स्थल कृषि को, क्या कृषि को दोस्तों आप देखेंगे स्थानांतरित करने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, शिफ्टिंग। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जिसको हम लोग झूमिंग खेती के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जारवे संस्कृति के बारे में बात आ रही है, तो आप देखेंगे जो जारवे संस्कृति है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात दोस्तों यहाँ पे क्या थी, ये इसका फैलाव था। ठीक है, अभी अगर आप देख लें कोंकण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके, ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देखेंगे जो ये जारवे संस्कृति थी, ठीक है, ये कोस्टल रीजन में नहीं थी। क्या, ये ध्यान देना, कोस्टल रीजन में नहीं थी, क्या कोस्टल रीजन में नहीं थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बात बताओ, जब ये कोस्टल रीजन में नहीं थी तो ये कोंकण जो तट आता है, ठीक है, या जो कोंकण तट आता है, तो मेरे प्यारे साथियों ये कोस्टल ही रीजन तो था। तो मेरे प्यारे साथियों इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। महाराष्ट्र में था, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कोस्टल रीजन में दोस्तों इस संस्कृति का दोस्तों यहाँ पे विस्तार नहीं मिलता है, मतलब ये तटों से दूर रहे हैं, क्या रहे हैं, तटों से दूर रहे हैं, ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे प्रवरा गोदावरी घाटियां, ठीक है, परमाणु क्षेत्र प्रतीत होता है, बात बिल्कुल सही है, क्या ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। करेक्ट है कि इस संस्कृति के बड़े स्थल कृषि को स्थानांतरित करने के प्रमाण देते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, ये लोग जटिल प्रकार के यहाँ पे क्या करते थे, कृषि करते थे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि जारवे संस्कृति बड़े स्थलों पर कृषि के स्थानांतरण के साक्ष्य मिलने का दावा पुरातात्विक अभिलेखों के द्वारा दोस्तों आप देखेंगे ये बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया गया इसको। ठीक है, इसके बजाय दोस्तों आप देखेंगे कृषि के अधिक स्थापित रूप से, मतलब यहाँ पे एक देखेंगे एक ये स्थायी खेती करते थे, क्या करते थे, स्थायी खेती को दोस्तों क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, इसका इशारा करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग ये क्या करते थे, यहाँ पे परमानेंट खेती करते थे, स्थायी खेती करते थे, ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पे जारवे संस्कृति की बात आई है, तो आप यहाँ देखेंगे जो जारवे संस्कृति है, ठीक है, इसमें दोस्तों आप देखेंगे लाल, क्या या ध्यान देंगे लाल, और यहाँ पे देखेंगे ब्लैक, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, लाल और काले बर्तनों के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसको विशेष रूप से पहचाना जाता है। ठीक है, अब उसमें आप देखेंगे दैमाबाद, क्या दैमाबाद रीजन, ठीक है, दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, दैमाबाद में दोस्तों यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे इनके बस्तियों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है, बस्तियों के बारे में यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इससे संबंधित काफ़ी चीज़ें पता चल गई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही था, 2 सही था दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑप्शन सही नहीं था दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कह रखा है कि कश्मीर शैव धर्म, क्या शैव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था, क्या कश्मीर में शैव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों आपको याद होगा, मैंने अलवार संत बताए थे, नयनार संत बताए थे दोस्तों, ये सब चीज़ें आप भूलेंगे नहीं, अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं शैव धर्म का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन नंबर 32 दोस्तों आप देख रहे हैं वासुगुप्त ने किया था। किसने किया था, वासुगुप्त ने किया था, जरा जान लेते हैं इनके बारे में। वासुगुप्त ने दोस्तों आप देख रहे हैं स्पंद कारिका, क्या स्पंद कारिका और शिव सूत्र जैसे ग्रंथों के माध्यम से कश्मीर शैव धर्म को दोस्तों यहाँ पे क्या किया, प्रतिपादन किया। दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्पंद कारिका, क्या स्पंद, ठीक है, ध्यान देना, स्पंद कारिका, ठीक है, स्पंद कारिका, और उसको कौन से, शिव सूत्र, क्या शिव सूत्र। दोस्तों इसका संबंध किससे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्पंद कारिका और शिव सूत्र जैसे जो ग्रंथ हैं, ठीक है, इनके माध्यम से किसने, वासुगुप्त ने, क्या वासुगुप्त ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, कश्मीर शैव धर्म को प्रतिपादित किया था। ठीक है, अभिनव गुप्त बाद के, क्या अभिनव गुप्त बाद के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाकर और उस पर टिप्पणी भी लिखी, क्या उसके ऊपर टिप्पणी भी लिखी। तो आप याद रखेंगे पहले कौन है दोस्तों यहाँ पे, वासुगुप्त। अगर वासुगुप्त यहाँ पे ना होते दोस्तों, यहाँ पे अभिनव गुप्त भी क्या करते थे, करेक्ट आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रखे कि मौर्य राज्य और वन लोगों के बारे में, क्या वन लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। क्या मौर्य राज्य और वन लोगों के बारे में, ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कह रखा है कि वन लोगों को राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व के नए रूपों के अधीन किया गया।
और उन्हें अधीनस्थ और आत्मसात करने की आवश्यकता के कारण इन लोगों को शाही क्षेत्र से बाहर करने के पहले के रवैयों में बदलाव आया। ठीक है, कहने का फिर दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के रखें, राज्य में माना कि वन उपज वन लोगों को एकमात्र अधिकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लिखा रखा है कि राज्य वनों के संरक्षण से संबंधित और इसके लिए जंगलों को जलाना निषिद्ध था। क्या जंगलों को जलाना निषिद्ध था। रखें कि ऑप्शन नंबर 4 में करके वन के लोगों को राज्य की सेवा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और सैनिकों, जासूसों और हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में बात किया यहाँ पे, मौर्य राज्य और वन लोगों, मतलब मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट रीजन में दोस्तों यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 33 क्या कहता है कि यह कथन भी सत्य है, मौर्य साम्राज्य ने अपनी सेना और प्रशासन में वनवासियों, ठीक है क्या, वनवासियों को विभिन्न भूमिकाओं में शामिल किया। अर्थशास्त्र में ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि जहां वनवासियों को सेना में विशेष रूप से दोस्तों गुरिल्ला युद्ध में, कहाँ पे, गुरिल्ला युद्ध में और जासूसों के रूप में उनकी स्थानीय जानकारी के कारण उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो मेरे पास तो देखेंगे इस विश्लेषण के आधार पर कथन नंबर 1, 3, 4 सही प्रतीत होते हैं और यहाँ पे कथन नंबर 2 क्या है, गलत है। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, 3 सही है, 4 सही है। ठीक है, आप देखेंगे वन लोगों को राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व के नए रूपों के अधीन किया गया था और उन्हें अधीनस्थ और आत्मसात करने के लिए दोस्तों, मतलब उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, आत्मसात की आवश्यकता के कारण इन लोगों को शाही क्षेत्र से बाहर करने के पहले के रवैयों में क्या किया गया, बदलाव लाया गया। क्या किया गया, बदलाव लाया गया, मतलब इनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना यहाँ पे क्या कीजिए स्टार्ट की राज्य में। ठीक है, राज्य ने माना कि वन उपज वन लोगों का एकमात्र अधिकार है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ दिया आपको। 34 कर रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चोल पेंटिंग है जिसे 1931 में, ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर एक तंजावुर में खोजा गया था। तो मेरे पास साथियों आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे शिव योग दक्षिणामूर्ति के रूप में, क्या शिव योग दक्षिणामूर्ति के रूप में दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था, इनको यहाँ पे खोजा गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 35 कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा कृष्णदेवराय का एक दरबारी कवि नहीं था। क्या दरबारी कवि नहीं था। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सिद्धेश्वर। क्या सिद्धेश्वर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि राजा कृष्णदेवराय के दरबारी कवि नहीं थे। क्या, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे सिद्धेश्वर। क्या सिद्धेश्वर दोस्तों यहाँ पे नहीं शामिल थे। ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबारी कवि में से दोस्तों आप देखेंगे तिम्मा शामिल थे, दाता शामिल थे, ठीक है, मल्लना दोस्तों, ठीक है, तीनों ही लोग शामिल थे दोस्तों, यहाँ पे सिद्धेश्वर शामिल नहीं थे। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, रखे कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै, क्या पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 का रखा है कि इसे मदुरै काची में, ठीक है, एक बड़े भव्य शहर के रूप में वर्णित किया गया जो 3 तरफ से दोस्तों आप देख रहे हैं दीवारों और चौथी तरफ से यहाँ पे वैगई नदी से क्या है, गिरा हुआ है। क्या वैगई नदी से क्या हुआ, गिरा हुआ है। किसके, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कैपिटल मदुरै के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे मदुरै कैंची, क्या मदुरै कांची के नाम से, मदुरै कांची के एक बड़े भव्य शहर के रूप में क्या किया गया, वर्णित किया गया, जो 3 तरफ से दोस्तों क्या था, यहाँ पे दीवारों से घिरा हुआ था, दोस्तों चौथी तरफ से क्या था, यहाँ पे नदियों से, क्या नदी के सामने दोस्तों क्या हुआ था, गिरा हुआ था। ऐसा क्वेश्चन क्या रखा है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों क्या रखे हैं कि अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख उत्तम सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में किया गया। क्या उत्तम सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में किया गया। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या रखा है कि अन्य साहित्यिक स्रोतों में इसे एक प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में किया गया, क्या वर्णित किया गया। क्या शिल्प केंद्र के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये तीनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। क्या मदुरै कांची, क्या मदुरै कांची में एक बड़े भव्य शहर के रूप में से क्या किया गया, वर्णित किया गया है, जो 3 तरफ से दोस्तों देख रहे हैं दीवारों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वैगई नदी से दोस्तों क्या हुआ, घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि अर्थशास्त्र में, क्या अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख यहाँ पे उत्तम सूती वस्त्र केंद्र, क्या यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका यहाँ पे नाम वर्णित है या फिर फेमस है। क्या रखा है कि अन्य साहित्य स्रोतों में इसे एक प्रमुख शिल्प, क्या प्रमुख शिल्प केंद्र के रूप में क्या किया गया, वर्णित किया जाए। मतलब यहाँ पे सिल्क और दोस्तों यहाँ पे कॉटन के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, इसको अलग अलग रूप में डिफाइन किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। किसके बारे में हम लोग बात किया, यहाँ पे पांड्य साम्राज्य के मदुरै के बारे में, किसके बारे में बात की, पांड्य साम्राज्य के मदुरै के बारे में बात की। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 37 लिखेंगे। कहता है कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर हीरे का खनन किया गया था। क्या हीरे का, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं डायमंड का क्या किया गया था दोस्तों, एक्सट्रैक्शन किया गया था। ठीक है, डायमंड को दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया था, निकाला गया था। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं पन्ना रीजन में, कहाँ पे, पन्ना रीजन में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में पन्ना रीजन दोस्तों यहाँ से क्या निकाला गया था। ठीक है, हीरो का यहाँ पे खनन किया गया था दिल्ली सल्तनत काल के दौरान। पन्ना जो कि आज मध्य प्रदेश रीजन में दोस्तों, आपको पन्ना पता होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व, क्या टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, हीरे के खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत में सबसे महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक क्षेत्र में से एक रहा है। ठीक है, याद रखेंगे किसके बारे में, पन्ना के बारे में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या रखा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे के प्रारंभिक विकास के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रखा है, पहला ऑप्शन क्या रखा है कि रेलवे के
लिए निजी वित्तीय निवेशकों को भारत में ब्रिटिश सरकार को मुफ्त जमीन मिलेगी। क्या? रेलवे के लिए निजी वित्तीय निवेशकों मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार में मुफ्त जमीन मिलेगी। मतलब आप यहाँ पे रेलवे लाइन को बिछाइए, आपको दोस्तों जमीन क्या मिलेगी? फ्री मिलेगी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या रखा है? निवेशकों को सरकार से अपनी पूंजी 5% का रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे आप रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी होगी उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? अपनी पूंजी का दोस्तों 5% क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। ऐसा दोस्तों बताया क्वेश्चन में। यदि लेकिन दोस्तों ऐसा कब होगा? यदि वे नुकसान में, ठीक है, भाग गए या अपर्याप्त लाभ हासिल हुआ। क्या? अपर्याप्त लाभ हासिल हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रखा है, रेलवे का प्रबंध, ठीक है, सरकार के साथ संयुक्त रूप से दोस्तों किया जाएगा। ठीक, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है और दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे क्या करें? दोनों ही मिलकर के अलाइन रूप से क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या रखा है कि यह प्रश्न ब्रिटिश काल में भारत में रेलवे विकास से संबंधित है। इसमें दोस्तों 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको पहचान करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सही है। ठीक है। कथन 1 और कथन 2 सही है। क्या? कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे सही है। ठीक है। रखा कि ब्रिटिश सरकार ने निजी कंपनियों को रेलवे में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए दोस्तों मुफ्त जमीनें और न्यूनतम 5% दोस्तों रिटर्न की गारंटी दी थी। ठीक है। कथन यहाँ पे 3 क्या है? गलत है। प्रारंभिक रेलवे का प्रबंधन मुख्य रूप से दोस्तों निजी कंपनियों द्वारा किया जाता था, ना कि दोस्तों आप देख रहे हैं संयुक्त रूप से सरकार के द्वारा। ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। क्या रखा है? तो दोस्तों उपयुक्त से कौन सा सही है? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? एक ये सही है और ये सही है। तो मेरे पास तो यहाँ पे कितने ऑप्शन सही हो गए? यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गए। कितने ऑप्शन सही हो गए? 2 ऑप्शन सही हो गए। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। क्या किया गया था इस वाली लाइन को? ठीक है, आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। इस वाली लाइन को दोस्तों आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो। क्या कर लो यहाँ पे? ठीक है। रेलवे में, ठीक, निवेश करने के लिए दोस्तों क्या किया था? प्राइवेट सेक्टर को आप क्या किया गया था? यहाँ पे लुभाया गया था। ठीक है। पहली चीज़ होगी। दोस्तों क्या रखा है कि उनको न्यूनतम 5% रिटर्न की क्या कर दी गई थी? गारंटी दी गई थी। और दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या रखा है कि संयुक्त रूप से दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी। ये दोस्तों वक्तव्य क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सही वाला पूछा तो दोस्तों ये सही है, ये सही। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कितना सही हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 दिख रहा है। करके 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे सूती वस्त्र। कौन सा? सूती वस्त्र। ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। निम्नलिखित चोल राजाओं में से किसने, ठीक है, श्री विजय के शैलेंद्र शासक को, क्या श्री विजय के शैलेंद्र शासक को, ठीक है, नेगापट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था? क्या किया था? नेगापट्टनम में, ठीक है, शैलेंद्र शासक को, क्या शैलेंद्र शासक को दोस्तों क्या किया गया था? प्रोत्साहित किया गया था। क्या? बौद्ध विहार बनाने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 है इसका, राज फर्स्ट को। क्या? राज फर्स्ट को। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह प्रश्न चोल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि किस चोल राजा ने, ठीक है, श्री विजय के शैलेंद्र शासक को, यहाँ पे देखेंगे नेगापट्टनम, ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है? अब क्या है? यहाँ पे नागपट्टनम है, जो कि दोस्तों अब यहाँ पे क्या है? नागपट्टनम के रूप में जाना जाता है। एक बौद्ध विहार मठ बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से यह ज्ञात है कि चोल राजा, ठीक है, चोल राजा राजराज प्रथम ने दोस्तों यहाँ पे क्या किया था? ऐसी व्यवस्था की थी। तो अब याद रखना दोस्तों शैलेंद्र शासक, क्या आप यहाँ पे याद रखेंगे क्वेश्चन को, क्या शैलेंद्र शासक को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था? किसने किया था? राजराज फर्स्ट ने किया था। ठीक है। दोस्तों 41 देखेंगे। क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के कार्य, ठीक है, कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? क्या? कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। दोस्तों किसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा गया। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया और क्वेश्चन पूछा किससे गया दोस्तों? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पूछा गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन से पूछा गया। डिटेल से दोस्तों इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है। आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो उसको। ठीक है। क्या रखा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 रखा है कि कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्ले स्तर तक पहुंचाना था। क्या? कांग्रेस संगठन को कहां तक पहुंचाना था? गांव और मोहल्ले तक पहुंचाना था। मतलब रचनात्मक कार्यों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का रखा है कि सरकार के संबंध स्कूलों और कॉलेजों का क्या करना था? बहिष्कार करना था। ऑप्शन नंबर सी का रखा है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मिशनरी की नियंत्रण लेना था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का रखा है, क्या रखा है कि सरकार द्वारा दी गई उपाधियां और सम्मान को समर्पण। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक नहीं लग रहा है। क्या? सी ठीक नहीं लग रहा है। रखा है कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मिशनरी का नियंत्रण लेना था। दोस्तों कौन कंट्रोल कर सकता था? ठीक है। राज्य की व्यवस्था और मिशनरी का नियंत्रण कौन ले सकता था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का दोस्तों यहाँ पे क्या था? 15 सदस्य जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। इसका मकसद यहाँ पे था कि यहाँ पे जो कांग्रेस के दोस्तों आप देखेंगे, कांग्रेस के जो सेशन होते थे पूरे साल में होता था, एक साल में एक बार सेशन होता था। तो मेरे पास साथियों यहाँ पे क्या था? कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य को, क्या रेगुलर बेसिस के काम को दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए, उनको समझने के लिए यहाँ पे क्या बनाया था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था। और दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है? क्वेश्चन में क्या रखा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मिशनरी का नियंत्रण लेना था। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। कांग्रेस संगठन में गांव और मोहल्ले स्तर तक पहुंचाना था। दोस्तों सही बात है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जितना ज़्यादा गहराई तक पहुंचे उतना अच्छी बात है। दोस्तों नॉन कोऑपरेशन का मतलब भी क्या है? यहाँ पे नॉन कोऑपरेट करना। ठीक है। यहाँ पे इनके साथ बिल्कुल साइन नहीं करना है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं सरकार के संबंधित स्कूलों और कॉलेज का क्या करना था? बहिष्कार करना था। जिसके चलते दोस्तों आपने देखा था यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ दोस्तों यहाँ पे क्या गठन किया था। दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी रखा है कि सरकार द्वारा उपाधियां, दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है, बहुत सारी उपाधियां क्या कर दी गई थी? वापस कर दी गई थी। ठीक है। तो मेरे पास तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही है। ठीक, कितना सही है? सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों देख रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के बारे में, क्या जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था इसके इनिशियल फेज के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या रखा है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। फिर क्या, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में एक भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या की योजना बनाई। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्या रखा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग एओ ह्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एओ ह्यूम बोलते हैं, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में, ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में दोस्तों क्या किया था, मेजर रोल प्ले किया था। ठीक, लॉर्ड डफरिन से बात भी दोस्तों इन्होंने किया था। दोस्तों शिमला में क्या करते हैं, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो कि शिमला में क्या हो गए थे, बस गए थे। ठीक, तो मेरे पास तो यहाँ रखे हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने गरीब और हाशिए के भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदी के रूप में दोस्तों अखिल भारतीय निकाय को बनाने का फैसला किया था। तो मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर 42 करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और अन्य बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या किया था, गठन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके समूह ने कलकत्ता में एक भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। एओ हुम ने, ठीक, गरीब और हाशिए के भारतीयों, क्या हाशिए के भारतीयों की, हाशिए दोस्तों क्या होता है, जो एकदम नोक पे थे, ठीक है, मतलब जो एकदम दबे कुचले हुए लोग, ठीक है, भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिद्वंदियों के रूप में एक अखिल भारतीय निकाय के रूप में बस फैसला लिया। दोस्तों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या प्रतिद्वंदी नहीं थे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे हमारे लोग की काफ़ी हेल्प की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है, ये सही है। तो दोस्तों इन 3 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही लग रहे हैं, 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का क्या है, करेक्ट है।